अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और पॉडकास्ट, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की हमारी पॉडकास्ट होने जा रही है लिफ्टिंग एंड रिगिंग पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस पॉडकास्ट के लिए मिस्टर एहसान। सबसे पहले इनके टाइम का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय वेलकम पॉडकास्ट। सर, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर। मिस्टर एहसान का लिफ्टिंग एंड रिगिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आज हम इनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे। जो आपके क्वेश्चन थे, जो हमें कमेंट सेक्शन में मिले, आपने व्हाट्सएप पे किए, आपने किसी भी तरह हमारे तक पहुंचाए, आज की पॉडकास्ट में हम ट्राई करेंगे वो सब क्वेश्चन क्लियर किए जा सके। तो सर, काफ़ी हमारे दोस्त मैसेज कर रहे थे, आपका टाइम मिला, थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमारे क्वेश्चन कुछ रहेंगे, हम आपसे डिस्कस करेंगे जो भी हमारे दोस्त हमसे पूछ रहे थे। तो एक जनरल क्वेश्चन था। सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्लियर नहीं था। लिफ्टिंग एंड रिगिंग एक ही चीज़ है या इसमें कोई डिफरेंस है? ये अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो रिगिंग और लिफ्टिंग ऑपरेशन जो है दोनों एक ही काम के दो हिस्से हैं। रिगिंग ऑपरेशन पहले होता है। रिगिंग मतलब रिगिंग ऑपरेशन नहीं कह सकते इसको, रिगिंग कह सकते हैं कि रिगिंग जो है वो एक पार्ट ऑफ द प्लानिंग होता है। किसी भी लिफ्टिंग प्लान को या लिफ्टिंग ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने का दो हिस्से होते हैं। एक होता है रिगिंग और एक होता है एग्जीक्यूशन, जिसको हम लिफ्टिंग कहते हैं, एक्चुअल लिफ्टिंग। सो द रिगिंग जो है उसमें हम साइट एनालिसिस करते हैं, लोड का एनालिसिस करते हैं कि हम जिस जगह में, पहले हम साइट लोड की डिटेल्स चेक करते हैं, जिसमें हमने लोड का शेप, साइज, उसके टाइप ऑफ लिफ्टिंग पॉइंट्स कहाँ पे हैं। लिफ्टिंग पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर हैं या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन क्या है, एग्जैक्टली सेंटर में है, जो कि नॉर्मल लोड होते हैं उनके सेंटर में होती है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स लोड्स भी होते हैं जिनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन जो है वो एक्सेंट्रिक होती है, और उसी लिहाज से कभी कभी लिफ्टिंग पॉइंट नीचे भी होते हैं, कभी लिफ्टिंग पॉइंट ऊपर भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिगिंग में आती हैं। जिसमें हम रिगिंग का मतलब ये हो गया कि हम उसमें देखेंगे कि इस लोड को सेफली टैकल कैसे करना है। बेसिकली लोड को सेफली टैकल करने का नाम रिगिंग है, ठीक है। जिसमें उसको हमने किस तरह की रिगिंग अरेंजमेंट से बांधना है, इक्विपमेंट किस कौन से भी? रास्ते से इसको लेके जाना है, लिफ्ट करते हुए कहाँ से गुजारना है, रास्ते में जो चीज़ें हैं उन उनको कोई हार्म ना हो, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, वो सारा डिसाइड करना। इसको हम कम्युनिकेशन मीडियम बीच में मीडियम, उसमें कम्युनिकेशन मीडियम भी एक तरह का आ जाएगा, वो प्लानिंग में आ प्लान जाएगा। में। नेक्स्ट इसी रिगिंग का ही नेक्स्ट स्टेज है। रिगिंग में 3-4 स्टेज हम इसको कह लेंगे कि वो जब रिगिंग हम पहले स्टडी करेंगे साइट पे जाके, पहले लोड स्टडी करेंगे कि लोड हमने क्या उठाना है, कहाँ उठाना है, टाइप क्या है लोड की, उसके अंदर कार्गो क्या है। मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कार्गो क्या है। अगर उसके अंदर लिक्विड हो ठीक है। तो उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मूवमेंट होती स्टेबिलिटी है, रहेगी, मूवमेंट स्टेबिलिटी, रहेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंटिन्यूसली शिफ्टिंग होगा। शिफ्टिंग होगी। तो इस तरह कार्गो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोड कार्गो जो है कि उसके अंदर क्या कंटेन है, हम जो चीज़ उठाने जा रहे हैं वो क्या है, तो ये सारा रिगिंग स्टडी के अंदर आ जाएगा। ये तो सब आ गया रिगिंग पार्ट। रिगिंग पार्ट में, रिगिंग में चलिए, आ जाएगा ठीक कि है। जिसमें लिफ्टिंग सुपरवाइजर और बाज़ औक़ात लिफ्टिंग रिगर लेवल 3 भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है उनके एक्सपीरियंस की वजह से, कि उनको इन्वॉल्व करके उनसे भी इनपुट ली जाती है। लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन भी साइट पे जाता है। कभी कभी इतना कॉम्प्लेक्स लोड आ जाता है कि सिंगल पॉइंट अथॉरिटी को भी इनवाइट करना पड़ जाता है कि सर हमें इससे ऊपर सजेशन दे दें। तो ये चीज़ हो गई रिगिंग स्टडी के अंदर आती है। रिगिंग रिगिंग इटसेल्फ ऐसा काम जो हमने लोड को टैकल करना है वो रिगिंग है। उसको किस तरह हम टैकल करेंगे ताकि वो सेफली लिफ्ट हो सके, ये हो गया रिगिंग। ये रिगिंग होगी। लिफ्टिंग पार्ट क्या रहेगा लिफ्टिंग इसमें? पार्ट एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द लिफ्टिंग, किसी भी डिवाइस को, किसी भी इक्विपमेंट को यूज करते हुए, मैकेनिकल डिवाइस को, मतलब उसमें चैन ब्लॉक भी हो सकता है, क्रेन भी हो सकती है, टावर क्रेन भी हो सकती है, क्रॉलर क्रेन, ओवरहेड क्रेन, में जो किसी भी मेन मैकेनिकल ऑपरेशन डिवाइस रहेगा। जो लोड को उठा सके या नीचे रख सके, उसको यूज करके ऑब्जेक्ट को, जो हमारा सब्जेक्ट है जिसको हमने उठा के आगे रखना है, जो हमारी जॉब है, उसको जब हम रखेंगे तो वो हमारा लिफ्टिंग हो जाएगी, एक्चुअल लिफ्टिंग एग्जीक्यूशन। परफेक्ट। तो एक काफी जो कॉन्सेप्ट था, आज एक्चुअली मेरा अपना कॉन्सेप्ट भी आज क्लियर हुआ कि लिफ्टिंग एंड रिगिंग दो अलग चीजें हैं। अभी आपने आसान भी इसमें बात किया, डिफरेंट पोजीशंस की बात की। कुछ पोजीशन आपने कहा कि रिगर इन्वॉल्व कर सकते हैं, मीन जूनियर लेवल पोजीशन रहेंगी। जी कुछ सीनियर, आपने सुपरवाइजर की बात की, अपॉइंटेड पर्सन की बात की, सिंगल पॉइंट अथॉरिटी की बात की। लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमने रिगर बनना है तो जी रिगर बनने के लिए बेसिक आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस, आपकी ट्रेनिंग। तो हम स्टार्ट करेंगे रिगर जूनियर स्टाफ से, फिर हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं सीनियर स्टाफ की तरफ। तो रिगर के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? बेसिकली ये लिफ्टिंग टीम जो होती है ये पूरी एक टीम है। इसमें क्राइटेरिया ऑलरेडी एज पर स्टैंडर्ड डिसाइडेड है, स्टैंडर्ड में डिस्क्राइब किया गया है
कि ये टीम जो है होनी चाहिए किसी भी लिफ्टिंग ऑपरेशन को करने के लिए। उसमें एक रिगर चाहिए, फिक्र चाहिए। नंबर डिसाइड करेगा कि कितने आदमी चाहिए, वो लिफ्टिंग सुपरवाइजर एज पर जॉब रिक्वायरमेंट। सही होगा। लेकिन जो कैटेगरी है, एक रीगर चाहिए होगा, एक बैंक्समैन चाहिए होगा, थैंक्स। ठीक है। एक उसमें इक्विपमेंट ऑपरेटर, जो भी हम आपको इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, क्रेन क्रेन ऑपरेटर हो ऑपरेटर हो जाएगा, हाँ। सकता है, हाई ऑपरेटर, जो भी। उसके बाद एक अगर दो नॉन रूटीन या सिंपल लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें सुपरवाइजर भी काफ़ी है, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी लिफ्टिंग सुपर अपॉइंटेड पर्सन की। और सिंगल पॉइंट अथॉरिटी जो है वो रिव्यूइंग अथॉरिटी है, जो कि आपको लिफ्टिंग प्लान को रिव्यू करने के बाद अप्रूव करके देता है। अच्छा, ये पूरी रिगिंग टीम हमारे पास होगी। ये एक रिगिंग टीम, इसमें एक Exactly. रोल और भी है जो है बहुत हायर लेवल का, लिफ्टिंग टेक्निकल अथॉरिटी, जो कि आम नॉर्मल अवेलेबल नहीं होता। वो एक प्लांट के अंदर एक होता है, वो प्लांट मैनेजर के लेवल का रोल होता है, जिसमें मिनिमम मतलब वो आगे क्वालिफिकेशन और हायर ये अथॉरिटीज। चीज़ें। हम सिंगल लेवल की क्वालिफिकेशन डिस्कस करते हैं। हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे थे अपॉइंटेड पर्सन की, सिंगल पॉइंट अथॉरिटी। हम अगर बात करें रिगर्स की, अगर किसी ने रिगिंग जॉब स्टार्ट करनी है, फ्रेश आदमी है, स्कूल से निकला है या ग्रेजुएट हो गया है, फील्ड में एंट्री कर रहा है, जी जी। तो वो क्या डायरेक्ट लेवल 3 ले सकता है या उसको किस रूट में से जाना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो रीगर के 3 लेवल्स हैं, ठीक है। यूएई के अंदर जो इम्प्लीमेंटेड है एज पर स्टैंडर्ड। तो उसमें 3 रीगर लेवल हैं, एक है रीगर लेवल 1, रीगर लेवल 2 और रीगर लेवल 3। सबसे पहले आ जाता है रीगर लेवल 1, जिसके बेसिक लिए बेसिक वन, हाँ रिगर जी, लेवल 1। रीगर लेवल 1। तो उसके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है एज पर स्टैंडर्ड, उसको 6 महीने का लिफ्टिंग वर्क के साथ एक्सपोजर होना चाहिए। मीन उसने एज हेल्पर ए काम, हेल्पर, रिगिंग रिगिंग हेल्पर डिपार्टमेंट। काम हाँ। किया हो, और 6 महीने उसने काम किया हो, तब जाके उसको रिगर लेवल 1 की 2 दिन की ट्रेनिंग जो है वो उसने अटेंड करनी है, तब उसको वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा रिगर लेवल 1 का। लेकिन उससे पहले उसके पास मैट्रिक या 10 स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, ताकि वो अपने जॉब रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जिसमें हम उसको कह सकते हैं कि रिगिंग टूल्स के नाम, उसके ऊपर उनकी कैपेसिटीज़ लिखी होती हैं, वो सारी चीज़ें रिगिंग पढ़ना, प्लान पढ़ना है या कौन छोटा सा टूल मोटा। लेके आना है। और लिफ्टिंग प्लान के अंदर ये देखना कि मेरे जॉब का कितना हिस्सा है इसके अंदर, मुझे क्या क्या सेफ्टी देखना है। कंसर्न भी आ जाएगा अगर उसको पढ़ा तो लिखना ये नहीं है सारी तो। चीज़ें उसके अंदर ऐड हो जाएंगी ये कि था वो रिगर लेवल। बेसिक, ये रीगर लेवल 1 है कि वो बेसिक इंग्लिश पढ़नी जानता हो, मैट्रिक होना चाहिए, और 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, तो वो रीगर लेवल 1 की ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है। सही हो। नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो आ गया वो है हमारा रीगर लेवल 2, जिसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम रिक्वायर्ड है। बाकी क्राइटेरिया सेम रहेगा कि वो मैट्रिक होना चाहिए, उसको बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए, उसके बाद 2 साल का उसका रिगिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ रिगर लेवल 1 उसने एज अ रीगर लेवल 1। 2 साल तब काम किया। जाके वो एज ए रीगर लेवल 2 प्रमोट हो सकता है, और उसको 2 दिन की ट्रेनिंग होगी एज पर स्टैंडर्ड। 2 दिन की ट्रेनिंग होगी, जिसमें 1 दिन की ट्रेनिंग और 1 दिन का प्रैक्टिकल शामिल है। उसके बाद वो क्वालिफाई करेगा रीगर लेवल 2 2 के के लिए। लिए। अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा रिगर लेवल 3, उसके रीगर लिए लेवल 3, क्राइटेरिया। उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया कि रीगर लेवल 2 होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एज ए लीगर, यानी कि टोटल टोटल, हाँ। इन टोटल यानी कि 2 साल का उसका रीगर लेवल 1 का, और 2 साल का रीगर लेवल 2 का जब एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा, तो वो हमारा लीगर लेवल 3 के लिए एलिजिबल है। अब उसको प्रमोट किया जाएगा, सेम क्राइटेरिया ये है कि उसको हम ट्रेनिंग में बताएंगे। 2 दिन की ट्रेनिंग है एज पर स्टैंडर्ड। 1 दिन उसका ट्रेनिंग होगी जिसमें वो लीगर लेवल क्लासरूम ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, उसमें उसको कैलकुलेशन सब चीज आ जाएगा। बेसिक लेवल ऑफ रिगिंग कैलकुलेशन, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रीगर्स बताई जाएंगी। नेक्स्ट डे ऑन साइट प्रैक्टिकल, उसके स्क्रीन के साथ उसको लोड उठाना, लोड हैंडलिंग टेक्निक्स उनसे पहले सीखी जाएंगी, प्रैक्टिकल सेशन। पहले उनसे करवाई जाएंगी, और फिर जहाँ पे कमी होगी उनको बता के मजीद उनको ट्रेन किया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ आया है। एग्जैक्टली लेवल तो 3 जो करने जा रहा है। लेवल 3 जो करने जा रहा है, तो उसकी ये चीज़ें चेक होने के बाद वो लेवल 3 होगा। थैंक यू सो मच। अभी देखिए हमने जो 3 डिस्कस किए, इसमें मेरा एक और क्वेश्चन ऐड होता है कि हमारे पास 2 पोजीशन होती हैं, एक होता है फ्लैगमैन, एक होगा बैंक्समैन। ये दोनों एक ही हैं या इसमें कुछ डिफरेंस है? नहीं, फ्लैग मैन जो है बेसिकली हम उसको दूसरे अल्फाज में मार्शल भी कह सकते हैं, बस मार्शल भी हो सकता है, हाँ। या फायर उसको फायर मार्शल हो सकते हैं। फायर मार्शल भी हो सकता है, ठीक है। और या हम उसको एस्कॉर्ट के लिए एक बंदा असाइन करते हैं जिसको हम फ्लैग फ्लैग। मैन कहते हैं।
लेकिन बैंक्समैन बेसिकली एक टर्म है जो दुनिया में दो स्टैंडर्ड जो आम है, एक ओशा है, ठीक है, एक है BS 7121। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स डिफरेंट, रिगर और स्लिंगर, ये दो टर्म एक ही चीज की दो टर्म है। अच्छा अच्छा, एज रीगर पर स्लिंगर, स्टैंडर्ड डिफरेंट नाम है, जी, सिग्नलर और बैंक्समैन, ये दो टर्म्स है, ये एक ही चीज, एक एक ही डेजिग्नेशन के दो नाम है, दो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के सही अंदर। सही सही, सो जिसको हम सिग्नलर कहते हैं वो बेसिकली रीगर ही होता है, लेकिन हम उसको असाइन कर देते हैं कि आप सिग्नल दोगे, उसको डिस्टिंग्विश मार्किंग कलर की जैकेट पहनाई जाती है ताकि वो सबसे वाजे रहे। इसी तरह हम इसको बैंक्समैन कहते हैं। अच्छा जो सिग्नल देगा वो लेवल 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, जी, 3 या मिनिमम लेवल 1 जो है वो सिग्नल के लिए असाइन होता है मीन 2 दिन ट्रेनिंग एज के ए अंदर बैंक्समैन, 2 दिन की ट्रेनिंग, एज अ 6 मंथ बैंक्समैन। एज ए बैंक्समैन। और लेकिन उसका अगर कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग ऑपरेशन है तो उसकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ सिग्नल की हद तक रहेगी। अच्छा तो अभी हमारे पास ये क्राफ्ट हो गया कि फ्लैगमैन, बैंक्समैन, रिगर लेवल 1 2 3। अब आते हैं हम सीनियर पोजीशन में। जी रिगिंग सुपरवाइजर का क्राइटेरिया, एजुकेशन, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ट्रेनिंग कौन सी होगी। नेक्स्ट आएगा हमारे पास अपॉइंटेड पर्सन। जी तीसरी एक टर्म यूज हुई है हमारे पास यहाँ पे, सिंगल पॉइंट अथॉरिटी। तो काइंडली अगर इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि क्या रिक्वायरमेंट है, रोड मैप क्या है, एजुकेशन एक्सपीरियंस कितना चाहिए। ये बेसिकली हिरार्की के अंदर ही आते हैं। लिफ्टिंग सुपरवाइजर जो है इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल होता है साइट का, पहली चीज़ जो हो गई। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉइंटेड पर्सन के पास रहेगी क्योंकि वो इंचार्ज होता है लिफ्टिंग ऑपरेशन का अपने एरिया के अंदर, फुल एरिया का इंचार्ज होता है हर चीज़ का। ठीक है ना, उसको ऐसे वो कह सकते हैं कस्टोडियन ऑफ द लिफ्टिंग हो गया। लेकिन लिफ्टिंग सुपरवाइजर जो है वो असाइन की करता है अपॉइंटेड पर्सन कि आप इस एरिया को आप हैंडल करेंगे, ये आपका लिफ्टिंग ऑपरेशन का एरिया है। लिफ्टिंग मीन सुपरवाइजर असाइंड सुपरवाइजर बाय सिंगल पॉइंट, सुपरवाइजर रिपोर्ट करेगा हमारे अपॉइंटेड पर्सन को। अपॉइंटेड पर्सन को, सुपरवाइजर को असाइन करता है अपॉइंटेड पर्सन कि आप ये लिफ्टिंग ऑपरेशन करेंगे। अब सुपरवाइजर के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है कि मिनिमम 5 years का लिफ्टिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, प्लस ओवरऑल ओवरऑल जनरल डीप एक्सपीरियंस, प्लस उसके बाद नॉलेज होना चाहिए जो कि हमारी एक कॉम्पिटेंसी की जो स्क्रीनिंग टर्म है ना वो उसमें फिट बैठता होगा। कॉम्पिटेंसी की जो टर्म होती है स्किट, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। और टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए बंदा, वो फिजिकली कर सकता हो काम, एबल टू परफॉर्म। सुपरवाइजर स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर। जी जी, ये चार चीजें जो है जो बनती हैं उसमें उसका स्किल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा उसके पास नॉलेज होना चाहिए अपनी फील्ड का, तीसरा उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये चार चीज़ें मिलके पांचवी चीज़ हम उसको कहते हैं कि ये एबिलिटी टू परफॉर्म, ये वो बंदा फिजिकली फिट होना चाहिए, वो काम कर सकता हो, तब हम उसको कॉम्पिटेंट कहते हैं। किसी भी बंदे को कॉम्पिटेंट कहने के लिए ये चार पांच चीज़ें रिक्वायर्ड है। परफेक्ट। तो उसके लिए अब हमें कॉम्पिटेंसी में फिट बैठना चाहिए। उसकी कॉम्पिटेंसी की असेसमेंट का काम जो है वो अपॉइंटेड पर्सन का है। तो सुपरवाइजर के लिए हमें क्या कॉम्पिटेंसी, क्या रिक्वायरमेंट्स। उसके लिए 5 साल का लिफ्टिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक हो गया, उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए नॉलेज और हो उसके गया, पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए डिप्लोमा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का या इक्विवेलेंस। मैकेनिकल, क्योंकि रिगिंग का सेपरेट डिप्लोमा नहीं रहेगा, मैकेनिकल या ऑयल एंड गैस मैकेनिकल, का, केमिकल का हो सकता है, जिस भी डिपार्टमेंट में फील्ड में काम। मैकेनिकल या इक्विवेलेंट, इतना ही स्टैंडर्ड के अंदर मेंशन। इक्विवेलेंट में हम उसको सिविल भी कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स को वो लोग कंसीडर नहीं करते, नहीं करते, इररेलेवेंट। इररेलेवेंट सी पोजीशन हो जाती है। आईटी का भी होगा तो लेकिन नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, लेकिन 3 साल का डिप्लोमा जो हमारी ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं उसमें हो तो वो एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड उसमें है। पेट्रोलियम इंजीनियर का भी हो सकता है, ऑयल एंड गैस। मैकाट्रॉनिक्स भी आ सकता है, क्योंकि बेसिकली उनका सारा वही सिस्टम है। परफेक्ट हो गया। ये अभी हो आते हैं नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास जो है अपॉइंटेड पर्सन। अपॉइंटेड पर्सन जो रोल है वो लिफ्टिंग टीम में या लिफ्टिंग की जो पोजीशन है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ये सबसे ऐसी कड़ी है, ये अगर टूटे या ये वीक हो जाए तो पूरा लिफ्टिंग ऑपरेशन आपका खराब हो सकता है। बड़े बड़े हादसे सिर्फ इसी जगह से होते हैं कि उसने वीकनेस दिखाई, अपॉइंटेड पर्सन ने कहीं वीकनेस दिखाई और एक्सीडेंट हो गया। क्यों? या वीकनेस इन द सेंस इस तरह भी हो सकता है कि उसने प्रॉपरली केयरलेस होकर कह दिया कर लो, खुद जाके चेक नहीं किया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? क्वालिफिकेशन में इसका 7 years का मिनिमम लिफ्टिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, 7 years, प्लस उसके पास मैकेनिकल का या सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए। प्रेफरेबल है मैकेनिकल, क्योंकि ये मैकेनिकल की फील्ड रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वही हैं, पूरा मैथ इसके अंदर वही यूज होता है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का।
इसका जो है 7 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ इसके पास मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमे के बाद जो है इसका कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जो सेम कॉम्पिटेंसी का क्राइटेरिया है। सुपरवाइजर के लिए भी नॉलेज था, भी होना नॉलेज, चाहिए, एक्सपीरियंस, स्किल भी होनी एक्सपोजर। चाहिए, जो हमारा वो पीछे है वही होगा। तो फिर ये 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए जाएगा, जो कि एज पर स्टैंडर्ड है। उसमें 3 दिन की ट्रेनिंग ऑफिस में होगी, ट्रेनिंग रूम में होगी, जिसमें क्लासरूम उसको ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग हम कहेंगे उसको, जिसके अंदर रिगिंग के जो 3 दिन की ट्रेनिंग को इस तरह डिवाइड किया जाता है कि उसके अंदर पहले दिन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लिफ्टिंग टीम और इंट्रोडक्शन टू द रिगिंग अरेंजमेंट्स होता है। उसके बाद आरओ एग्जामिनेशन का पूरा एक चैप्टर होता है, जिसमें उसको रिगिंग गियर्स, लिफ्टिंग गियर्स का पूरा नॉलेज दिया जाता है कि ऑलरेडी उसके पास नॉलेज होता है एज ए लिफ्टिंग सुपरवाइजर या 100%, लेकिन उनको उसकी कंस्ट्रक्शन की डिटेल के, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसका फिर इंस्पेक्शन क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद नेक्स्ट डे, थर्ड डे जो होता है, उसमें लिफ्टिंग प्लान बनवाए जाते हैं, साथ में लिफ्टिंग की कैलकुलेशन सिखाई जाती है प्रॉपर। 3 दिन हो गए। तीसरे दिन जो है पूरी लिफ्टिंग प्लान बनाने की कैलकुलेशंस होती हैं। चौथा दिन जो होता है, मॉर्निंग में रिस्क असेसमेंट करना सिखाया जाता है एज ए टीम, 4-4 लोगों की टीम बना के रिस्क असेसमेंट सिखाई जाती है, और फिर 2 घंटे के बाद एग्ज़ाम, 4 दिन के चौथे दिन एग्ज़ाम होता है। आधा दिन जो है इसको प्रैक्टिकल के लिए लेके जाया जाता है। आधा दिन एग्ज़ाम के बाद तकरीबन 4 घंटे का प्रैक्टिकल सेशन होता है फील्ड में, लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन का, जो कि किसी भी किस्म की साइट पे जाके किया जाता है, जिसमें उनको उनका लिफ्टिंग प्लान उनसे एग्जीक्यूट करवाया जाता है कि ये साइड बेस आपका सिनेरियो क्रिएट करके साइट बेस्ड साइड पे सिनेरियो, जाके रियल टाइम सिनेरियो में आपके पास क्रेन होती है, रिगर्स होते हैं, लोड होता है, जो लिफ्टिंग और प्लान बनाया आपने था वहाँ पे एक लिफ्टिंग प्लान कल जो बना के दिया है उसको एग्जीक्यूट करना असेसमेंट है। में, उसको आपने वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। फॉर और अपॉइंटेड पर्सन। फॉर अपॉइंटेड पर्सन वो आप परफेक्ट। एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, तब जाके आपको सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मिलेगा एज ए अपॉइंटेड पर्सन। अपॉइंटेड पर्सन। अच्छा, हमने बात की थी सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो जी, अपॉइंटेड पर्सन का जो कैलिपर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो क्या होगी, क्या क्या कवर करना होगा उसमें? अच्छा, लिफ्टिंग सुपरवाइजर और लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, और उसमें वो भी अपने एरिया का इंचार्ज होता है, ठीक है, लेकिन वो जवाबदेह होता है लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन को। सुपरवाइजर जो है वो अपने एरिया में जो भी उसको टास्क असाइन किया जाता है, वो उसका सिर्फ जवाबदेह है कि एक प्लांट, एक प्रोजेक्ट के अंदर 10 लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, तो अपॉइंटेड 10 पर्सन जो है, सुपरवाइजर होंगे। तो वो सारे ओवरऑल एरिया का इंचार्ज है। हाँ, होल लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, अपॉइंटेड पर्सन। सुपरवाइजर को हो सकता है 2 लिफ्टिंग ऑपरेशन असाइन किए गए हो, जिसमें एक रूटीन लिफ्टिंग ऑपरेशन हो सकता है, एक नॉन रूटीन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सुपरवाइजर ने उसको प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन में उसने लोड मोबिलाइजेशन से लेके, साइट प्रिपरेशन से लेके, प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल करके अपॉइंटेड पर्सन को बताना है कि जी साइट रेडी हो गई है। अपॉइंटेड पर्सन जाएगा, ऑलरेडी उसने लिफ्टिंग प्लान एज पर स्टैंडर्ड बना लिया होगा पहले ही, उसी प्लान को अप्रूव करवा के जब वो सुपरवाइजर को देगा, तो वो वहाँ पे प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। तो जब वो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट फुलफिल करके ओके का सिग्नल देगा, तो अपॉइंटेड पर्सन साइट पे जाएगा, जाके वेरीफाई करेगा कि प्री रिक्विजिट कंट्रोल्स आर इन प्लेस और नॉट। तो सारी चीज़ें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बैरिकेड्स लग गए हैं, कंपैक्शन हो चुकी है साइट पे, मैट्स जो रिक्वायर्ड थे वो आ गए हैं एज पर प्लान, सब चीजें एज पर रिक्वायरमेंट्स। प्लान। अगर हमारा रूट जो हमारा डिसाइड किया था लोड को लेके आने का, उस रूट के अंदर अगर कोई हैवी मूवमेंट प्लान जो था, वेटिंग प्लान। हैवी इक्विपमेंट मूवमेंट प्लान जो होता है, उसके अंदर ये भी स्टडी किया जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें इंश्योर करनी है कि वो जो जो प्लान के अंदर रिकमेंड किया गया है बाय अपॉइंटेड पर्सन या क्लाइंट, वो रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए उसने वो सारी चीज़ें फुलफिल कर ली हैं, तो अपॉइंटेड पर्सन साइट पे आके उसको इंश्योर करके गो हेड देगा। गो हेड देगा तब जाके लिफ्टिंग ऑपरेशन कमेंस होगा। कमेंस होने से पहले अपॉइंटेड पर्सन, सुपरवाइजर जो है वो अपॉइंटेड पर्सन के साथ मिलके क्रेन की इंस्पेक्शन, लिफ्टिंग टीम के सर्टिफिकेट्स, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें प्री रिक्विजिट में आती हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, अपॉइंटेड पर्सन और सुपरवाइजर मिलकर इंश्योर करेंगे एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन ये सारा कुछ मौजूद है फिजिकल फॉर्म में। ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो चीज़ें फिजिकल फॉर्म में वहाँ होनी चाहिए, हार्ड सॉफ्ट कॉपीज। कापी नहीं होनी चाहिए। ओके। यदि ये हमारे पास कोई आया है, ये हमारे पास है, क्योंकि इसका फिजिकल फॉर्म में होने का ये फ़ायदा है कि अल्लाह ना करे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस टाइम
वो फिजिकल फॉर्म में मौजूद होने का ये फ़ायदा होता है कि वो एज ए एविडेंस यूज की जा कलेक्ट हो कलेक्ट हो जाती हैं। सकती सॉफ्ट कॉपी एज ए एविडेंस कलेक्ट नहीं होती है, वो। इवन द दो कि वो उस टाइम मौजूद भी है, हाँ, सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट नहीं होती है, क्योंकि वो जो भी साइट पे कागज होते हैं वो ले लिए जाते हैं। बिफोर स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी वो हम इकट्ठे कर लेते हैं अच्छे से अपने सो पास सब। इसके लिए जो आइडियल अपॉइंटेड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्पेशल लिफ्टिंग ऑपरेशन होते हैं वो उसकी एक फाइल रेडी करते हैं, उसमें क्रेन, लोड, लिफ्टिंग टीम, तीनों के जो भी डॉक्यूमेंट एज पर रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, उसमें डिफरेंट क्लाइंट है, एडनोक गैस भी आ गया, ताका भी आ गई, यूएई के अंदर बड़े मेजर मेजर क्लाइंट्स हैं, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। सही सही। तो उन सब की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो भी साइट की रिक्वायरमेंट है उनको देखते हुए वो अपनी एक चेकलिस्ट बनाते हैं। चेकलिस्ट के अंदर लिखा होता है कि जी आरएफआई चाहिए इक्विपमेंट की, क्रेन की आरएफआई चाहिए या जो भी लिफ्टिंग आरएफआई है तो वो हम ले लेंगे। उसके बाद पैकिंग लिस्ट ऑफ द लोड चाहिए कि हमारा जो लोड आ रहा है उसका डिलीवरी नोट हमारे पास होना चाहिए, साथ में उसकी मैन्युफैक्चरर डिटेल्स, इंस्ट्रक्शन हो गई हमारे उसकी पास। ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद लिफ्टिंग टीम में क्रेन सुपरवाइजर या लिफ्टिंग सुपरवाइजर, रिगर्स, क्रेन अपॉइंटेड ऑपरेटर, पर्सन, क्रेन ऑपरेटर, बैंक्समैन, बैंक्समैन, उन सब के इवन उन डॉक्यूमेंट हमें। सब के जो डॉक्यूमेंट्स, क्रेन ऑपरेटर का लाइसेंस, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब कुछ जो है वहाँ पे साइट पे एक फाइल बना के रखते हैं, ताकि जैसे ही कोई आके मांगेगा तो उसको वो फाइल दी जाएगी। स्पेशल किस्म के लिफ्टिंग ऑपरेशन में जो हैवी किस्म के होते हैं उसके अंदर तो ये फाइल बाकायदा सबमिट की जाती है पहले। पहले सबमिट कर दी जाती है और उसको रिव्यू करवाया जाता है कि जी ये हमारी फाइल है जिसको हम रिव्यू। तो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है लिफ्टिंग प्लान का, कॉन्सेप्ट से लेके एग्जीक्यूशन तक, और एग्जीक्यूशन से साइड सेफ्टी एग्जिट इक्विपमेंट का और सबका, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस एरिया में इतना बड़ा एरिया है ये कि गेट पे क्रेन आ रही है, वहाँ से लेके साइड पे जाना है क्रेन ने, तो वहाँ से लेके उसने क्रेन की इंस्पेक्शन करवानी है, लिफ्टिंग टीम की असेसमेंट करनी है, रिगिंग अरेंजमेंट का उसने करना है, थर्ड पार्टी पहले इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन। पहले उसने चेक करना है कि हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कौन सा रिगिंग अरेंजमेंट चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद उसने ये सारा प्लान के अंदर लेके आना है, कॉन्सेप्ट बनाएगा तो उसमें लिफ्टिंग प्लान रेडी होगा। लिफ्टिंग प्लान में कैलकुलेशन है, लोड की डिटेल्स चेक करेगा, कैलकुलेशन करनी, उसके बाद लिफ्टिंग टीम के असेसमेंट करनी, ये हो गया। लिफ्टिंग एसेसरीज की इंस्पेक्शन करके उसको इंश्योर करना है कि एज पर लिफ्टिंग प्लान है, वो सारा कुछ हो गया। फिर साइट पे उसने क्रेन की इंस्पेक्शन इंश्योर करनी है कि क्रेन जो आई है वो एज पर रिक्वायरमेंट है, सूटेबल टू द लिफ्टिंग ऑपरेशन है। उसके बाद जब लिफ्टिंग प्लान अप्रूव होके आ गया तो साइट के ऊपर उसने जाके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट असाइन करनी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी है। वो उसने टीबीटी के अंदर करनी है, टीबीटी कंडक्ट करेगा, उसके अंदर वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेगा कि जी आप सुपरवाइजर हैं, आपने ये एरिया कमेंट कर, ये आपने लिफ्टिंग ऑपरेशन को कमेंस करवाना है। कमेंस करवाना है। तो उसके अंदर ये बंदा आपका बैंक्समैन होगा, ये दो आदमी जो हैं आपके रीगर लेवल 3 हैं, तो अथॉरिटी ये डिस्ट्रीब्यूशन वो सब। सबको उनके रोल्स डिफाइन करके बता देगा और इंश्योर करेगा कि सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता लग जाएंगी, ये उसका काम है। और स्पेशल इश्यूज भी उसका काम है कि साइट के ऊपर कोई इस तरह के स्पेशल इश्यूज आ जाते हैं कि हम एक मल्टीनेशनल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, तो इसमें इंडिया, वायलेंस हो पाकिस्तान, सकती है। नहीं वायलेंस के अलावा भी लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर है। वायलेंस तो एक वर्स्ट केस सिनेरियो में आ जाएगा, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज टीम्स बैरियर, काम कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रू, मुल्कों के डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। कल्चर्स के लोग जो हैं डिफरेंट कंट्रीज से आके वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनकी लैंग्वेज सेम नहीं है। कोई उर्दू बोलता है, कोई हिंदी, कोई पंजाबी, बंगाली, तमिल, मलयालम, उसके बाद थाईलैंड के लोग हैं, मलेशिया के लोग हैं, चाइनीज हैं। फिलिपाइन के लोग रिगिंग में बहुत सारे हैं। तो ये सारे इश्यूज जो हैं, ये अपॉइंटेड पर्सन का काम है कि वो कॉम्पिटेंट इतना होना चाहिए कि वो इस तरह के इश्यूज को टैकल कर सके। इस तरह के इश्यूज को टैकल करके अगर उसके पास लैंग्वेज बैरियर नहीं है, अब खुद नहीं बोल सकता, तो किस तरीके से ट्रांसलेशन अरेंज करके यस सर। उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको एक्सप्लेन कर दे ताकि वो अपना काम सही से कर सके। परफेक्ट। ठीक हो गया, ये है। हमारे पास एक और अभी पोजीशन की हमने बात की, सिंगल पॉइंट अथॉरिटी। तो जी सिंगल जी, पॉइंट अथॉरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, कौन रहेगा, उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्या क्या किया बेसिकली जाता है? सिंगल पॉइंट अथॉरिटी जो है ये क्लाइंट का रोल है, जिसमें क्लाइंट अपने टीम में से किसी को भी, एक परमानेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक बंदे को जो प्लांट मैनेजर है या लिफ्टिंग, जिसको हम लिफ्टिंग टेक्निकल अथॉरिटी भी कहते हैं, वो असाइन करता है अपनी टीम में एक बंदे को जो लिफ्टिंग प्लान रिव्यू करता है। बेसिकली उसके लिए क्राइटेरिया है कि वो अपॉइंटेड पर्सन ही होता है
लेकिन क्लाइंट के साइड से होगा, क्लाइंट की साइड से होता है और विद द लिटिल बिट हायर एजुकेशन। अथॉरिटी। उसके पास अथॉरिटी भी होती है, प्लस लीड ऑडिटर की उसके पास ट्रेनिंग्स होती है। सही होगा। एचएससी की ट्रेनिंग्स एडवांटेज हो जाता है उसके साथ, लेकिन लीड ऑडिटर की ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से, ताकि वो इंश्योर कर सके कि डॉक्यूमेंटेशन की जो क्वालिटी है वो प्रॉपर है। अच्छा, हमारे लास्ट क्वेश्चन में आपने डिस्कस किया था कैटेगराइजेशन, जी, आपने कोई टर्मिनोलॉजी यूज की लिफ्टिंग की, तो लिफ्टिंग की कैटेगराइजेशन कितनी है, क्या होती है, क्या क्राइटेरिया? बेसिकली एडनो हम ज़्यादातर यूएई के अंदर जो मेजर क्लाइंट्स हैं उसमें सबसे बड़ा क्लाइंट जो होता है वो एडनोक है। उसमें एडनोक के अंदर फिर डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, एडनोक गैस है, एडनोक ऑनशोर है, ये सारा है। तो 2014 के बाद से एडनोक ने इसको यूनिफाइड करके एडनोक कर दिया। ऑनशोर और ऑफशोर दो ही हो गए। तो एडनोक ऑनशोर ऑफशोर की जो है उन्होंने यूनिफाई कर दिया सिस्टम, और उसमें उन्होंने दो सिस्टम बना दिए, जिसका नाम ऑफशोर के लिए रखा गया लिम्स और ऑनशोर के लिए रखा गया ST19, HSCOS ST19, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट ऑपरेशनल सेफ्टी, ऑपरेशन सेफ्टी या ऑपरेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑन 19। स्टैंडर्ड 19, ये उसका नंबर था। और ये कुदरती बात है 2019 में ही आया था, लेकिन 19 का कोई ताल्लुक नहीं है अच्छा, ST19 के साथ, लेकिन वो स्टैंडर्ड नंबर 19 था उनका। तो जो कि अभी 2025 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 से ऑब्सलीट होके अब इसको कॉर्पोरेट एडनोक, प्रोसीजर। अब इसको कॉर्पोरेट प्रोसीजर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब ये हो गया है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल, CP19 हो गया है, CP9। कॉर्पोरेट प्रैक्टिस हो गई है। अच्छा, जो पहले हमारे पास स्टैंडर्ड था उसके बारे में हम सुनते थे कि एडनोक में लिफ्टिंग की 4 टाइप्स हैं, तो अभी वो क्या 4 टाइप्स ही हैं या कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में आके टाइप्स का कोई डिफरेंस आया है? जी, पहले जो थी एडनोक के अंदर 4 टाइप्स थी, जिसमें रूटीन लिफ्टिंग ऑपरेशन, नॉन रूटीन सिंपल, नॉन रूटीन कॉम्प्लिकेटेड और नॉन रूटीन कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग ऑपरेशन होते थे। 4 टाइप्स हैं हमारे पास। जो कि बेस्ड ऑन द लिफ्टिंग करेक्टरिस्टिक्स, लिफ्टिंग जो हम करने जा रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें चेक की जाती थी। तो उन बेस्ड ऑन दोज थिंग्स, उन चीज़ों की वजह से वो लिफ्टिंग का क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता कि ये जो है इस कैटेगरी में फॉल करती है लिफ्ट, और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उसी कैटेगरी की आगे जो कंट्रोल प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स है है उसके दोनों हिसाब से उसको किया जाता था। लेकिन अभी एडनोक ने सिंपल को और नॉन रूटीन सिंपल और रूटीन लिफ्टिंग ऑपरेशन को मर्ज कर दिया है। नॉन रूटीन सिंपल और रूटीन को। अभी इसको सिंपल लिफ्टिंग ऑपरेशन हो गया है। तो अभी हमारे पास कॉर्पोरेट प्रोसीजर अभी में 3 लिफ्टिंग ऑपरेशन रह गए हैं, ओके। लेकिन डिफाइन करने में अभी भी 4 ही हैं। हाँ, ओके। लेकिन वो कैटेगरी एक ही है, रूटीन और नॉन रूटीन सिंपल को अब सिंपल लिफ्टिंग ऑपरेशन कर दिया गया है। उसके अंदर रूटीन ऑपरेशन है और सिंपल लिफ्टिंग ऑपरेशन है, दोनों को एक ही कैटेगरी के अंदर मर्ज करके रखा सेपरेट ही गया है अभी भी, लेकिन कैटेगरी एक ही है, अभी हमारे सिंपल पास लिफ्टिंग ऑपरेशन। सिंपल लिफ्टिंग ऑपरेशन और तो बाकी सिंपल दो। लिफ्टिंग ऑपरेशन है और एक है कॉम्प्लिकेटेड लिफ्टिंग ऑपरेशन। जो तीसरी और सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी हम उसको कहेंगे नॉन रूटीन कॉम्प्लेक्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो तीनों की एग्जांपल अगर आप दे दें थोड़े ऑडियंस के लिए आसानी हो जाएगी कि किस तरह एग्जाम्पल की। में हमारी जो रूटीन लिफ्टिंग ऑपरेशन जो पहले होता था उसको हम कह सकते हैं कि अभी सिंपल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि जैसे वेयर हाउस के अंदर ऐसा एरिया जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट नहीं है या कोई भी लाइव इक्विपमेंट्स नहीं है, बिल्कुल ग्रीन जोन है, जिस तरह के वेयर हाउस होता है, ठीक है। जहाँ पे कोई ऑपरेशनल हैजर्ड नहीं है, उस तरह के एरिया के अंदर हम जो रूटीन ऑपरेशन जिसमें हम कैटलिस्ट लोडिंग करते थे या मटेरियल प्लांट शिफ्टिंग कर रहे हैं, मटेरियल स्कैफोल्डिंग मटेरियल शिफ्टिंग शिफ्ट कर रहे लोडिंग हैं, अनलोडिंग हो रही है, कंटेनर्स आ रहे हैं, पैलेटाइज्ड बॉक्स जो हम ट्रेलर से उतार रहे हैं, फोर्कलिफ्ट यूज कर रहे हैं। फोर्कलिफ्ट यूज है, तो इस तरह के ऐसे काम जो फोर्कलिफ्ट से हो रहे हैं वो सारे रूटीन लिफ्टिंग ऑपरेशन में आते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड नॉन रूटीन सिंपल लिफ्टिंग ऑपरेशन में उसकी कैटेगराइजेशन के लिए हमें पहले ये देखना पड़ता है कि लोड की जो SWL परसेंटेज है वो कितनी है। ठीक है। तो वो 80% से नीचे होनी चाहिए कंपेयर जो आप लोड उठा रहे हैं। कैपेसिटी। कैपेसिटी का 80% होना चाहिए। ठीक है। मतलब आप इस कैपेसिटी का 80% से मुराद ये नहीं है कि 100 टन की क्रेन है तो वहाँ पे उसकी 80 टन कैपेसिटी नहीं, उस बूम एंगल उसको पे रेडियस ऐसे पे उस पर्टिकुलर एंगल पे और जो रेडियस पे जो आप लोड उठा रहे हैं, कैपेसिटी आ रही है। फर्ज करें आपका बूम 24 मीटर खुला हुआ है और आप 10 मीटर रेडियस में लोड उठा रहे हैं और वहां पे आपकी कैपेसिटी 10 टन है और लोड आपका 7.9 टन है, तो जनरली स्पीकिंग ये 79% बन जाएगी एग्जैक्टली। एक जनरल कैलकुलेशन में। तो 79% जो है हमारा जो है 79% बिलो द 80% है, तो हम इसको
एक करेक्टरिस्टिक मिल गया कि जी लोड लेस देन 80%, एक हो गया। दूसरा हम ये देखेंगे उसमें एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन चेक लिस्ट है स्टैंडर्ड के अंदर, जिसको हम फॉलो करते हैं किसी भी लिफ्टिंग प्लान को कैटेगराइज करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो है उसके बगैर नहीं करना चाहिए, रिकमेंड भी नहीं होता है। एक्सपीरियंस पे बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि चेक लिस्ट फॉलो की जाए। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं हर कैटेगराइजेशन क्लियर है हमारे पास। कैटेगराइजेशन के लिए। जिस तरह WCC होता है, वर्क कैटेगराइजेशन चार्ट, चार्ट, हाँ। एग्जैक्टली सेम हमारे पास लिफ्ट कैटेगराइजेशन चार्ट है। तो लिफ्ट कैटेगराइजेशन चार्ट में हम सारे करैक्टरिस्टिक्स को मैच करते हैं कि हमारे लिफ्टिंग ऑपरेशन में कौन कौन से मैच हो रहे हैं, हम टिक करते हैं। सो जब हम उसको फाइनल में जाके देखते हैं जो हम सबसे आखिरी टिक जो लगा हुआ है वो किस कैटेगरी वो में किस आएगा? कैटेगरी में आ रहा है, तो वही कैटेगरी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी कंट्रोल में ये रिकमेंडेशन एज वो पर सारा कुछ आगे नेक्स्ट प्रोसीजर में आ जाता है, लेकिन कैटेगराइजेशन में वो वहाँ जाके हम चेकलिस्ट के जरिए कर लेते हैं। उसमें हम नॉन रूटीन सिंपल की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है परमानेंट इंस्टॉल लिफ्टिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, या लिफ्टिंग इक्विपमेंट ओवरहेड क्रेन्स, जी ओवरहेड फिक्स क्रेन जो है, फिक्स क्रेन जो होती है फ्लाई, उसमें ये चीज़ें हो गई जिसमें जिप क्रेन आ जाती जिप है, क्रेन आ जाएगी। डेवर्ट्स आ जाते हैं प्लांट के अंदर लगे हुए, या इलेक्ट्रिक विंचेस लगी होती हैं प्लांट के जो अंदर, ये फिक्स सारे लगी, फिक्स हाँ। सिचुएशंस पे लगी हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये आ जाती हैं रूटीन नॉन रूटीन सिंपल के अंदर, जिसमें सर्टिफाइड लिफ्टिंग पॉइंट अगर हैं हमारे लोड के, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एग्जैक्टली सेंटर में है और आइडेंटिफाइड है, लोड का भी सारा हो गया, शेप बिल्कुल सही है, सर्टिफाइड लिफ्टिंग पॉइंट भी हो गए, शेप जो है वो बराबर है, बिल्कुल बैलेंस है, स्टेबल स्टेबल है। स्टेबल बैलेंस कहेंगे, स्टेबल है, तो वो एक करेक्टरिस्टिक और मिल गया। लोड जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। इस तरह के काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। जब हम वो सारी चेकलिस्ट को देखेंगे उसमें जो जो मैच कर रहे हैं हम करते जाएंगे सब, और जो आखिर में होगा वो इस तरह नॉन रूटीन सिंपल आ जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड जो है लिटिल बिट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। उसमें जो है वो टेम्परेरी इंस्टॉल लिफ्टिंग इक्विपमेंट, जो अभी मोबाइल क्रेन्स हैं वो टेम्परेरी इंस्टॉल्ड हैं। टावर क्रेन परमानेंट इंस्टॉल होती है, लेकिन मोबाइल क्रेन्स जो है वो टेम्परेरी इंस्टॉल होती है। मोबाइल क्रेन्स की आगे क्रॉलर क्रेन हो जाएगी, क्रॉलर है, लॉरी लोडर्स हैं, ऑल टेरन क्रेन है और रफ टेरन है, ये सारी टाइप्स हो गई। टेम्परेरी इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट आ गए। लोड की जो परसेंटेज है फिर वो 80 से 90% हो जाती है। अच्छा, अबव 80 जाएगी तो कैटेगरी चेंज। अबव 80% से 90 से बिलो 90 रहेगी तो वो हमारी कैटेगरी कॉम्प्लिकेटेड में हो जाएगी। नेक्स्ट है हम पर्सनल लिफ्टिंग अगर करने जा रहे हैं, अगर मैन बास्केट के जरिए आदमी को उठाना है, वो एक टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये कैटेगराइजेशन में आएगा, कॉम्प्लेक्स में, तो वो कॉम्प्लिकेटेड में आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। ठीक है। या फिर हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर या ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑपरेटर डायरेक्टली लोड को देख नहीं सकता, या ड्यूरिंग द लिफ्टिंग ऑपरेशन किसी एक जगह पे उसको लोड नजर नहीं आ विजन ब्लॉक होगा उसका, कहीं पे एक जगह पे अगर उसके ऑब्स्ट्रक्शन है लोड देखने में ड्यूरिंग द लिफ्टिंग ऑपरेशन, पूरे में हर वक्त नहीं, अगर जरा सी जगह में भी उसको नहीं नजर आ रहा तो उसको कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी में चला जाएगा। उसके बाद हम अगर टेलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें एक क्रेन यूज कर रहे हैं और दूसरी को और डिवाइस, दोनों क्रेनें नहीं, एक क्रेन और दूसरा कोई डिफरेंट डिवाइस, जिसमें हम चैन ब्लॉक भी हो सकता है, दूसरी स्ट्रक्चर पे लगा हुआ कुछ भी फिक्स, एक फिक्स होगा, क्रेन यूज कर फिक्स रहे होगा, हैं। तो हम उसको टेलिंग कर रहे हैं किसी भी ऑपरेशन को, उसमें हम फोर्कलिफ्ट भी यूज कर सकते हैं। एक क्रेन से वर्कशॉप के अंदर हम लेके जा रहे हैं किसी लोड को। कभी कभी वर्कशॉप्स के अंदर इस तरह होता है कि लोड छत ऊपर से बंद है तो क्रेन और अंदर के ट्रॉली के जरिए उसको किया जाता है, अंदर किया जाता है। इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह का ऑपरेशन है टेलिंग ऑपरेशन, तो ये बिना रूटीन कॉम्प्लिकेटेड में आ जाएगा। और उसके बाद ये इसकी बेसिक कैटेगरीज में ये हो गया। अभी इसमें एक और चीज हमने टर्म यूज की है, दो चीजों का यूज करना। तो एक टेंडम लिफ्टिंग के टर्म्स है, काफी नॉर्मल हम सुनते हैं, तो टेंडम लिफ्टिंग क्या है उसके बारे में अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो। टैंडम लिफ्टिंग होती है दो क्रेनों के साथ, दो या दो से ज्यादा क्रेनों को यूज करते हुए किसी लोड को उठाना। अब इसमें आगे दो तीन टाइप के टैंडम लिफ्टिंग ऑपरेशन है। एक होता है अपेंडिंग ऑपरेशन, जिसमें प्राइमरी क्रेन जो जिसने के लोड को उठा के पोजीशन करना है वो होगी। एक होती है सेकेंडरी क्रेन, ठीक है, जिसको हम टेलिंग क्रेन भी कहते हैं। तो दो क्रेनों के जरिए लोड को उठाया जाता है, उठा के फिर उसको ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल किया जाता है, तो ये होगा अपेंडिंग ऑपरेशन। एक क्रेन टेम्परेरी यूज किया हमने, उसको हाँ, वर्टिकल करके सेकेंडरी क्रेन के तौर पे यूज की, उसकी फुल बूम नहीं खुला होगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम यूटिलाइज करके, कम कैपेसिटी की क्रेन होती है, हमने उसको उसको हम बैलेंस जो कर है लिया, लोड वर्टिकल कर को लिया। वर्टिकल करने के बाद उसका काम खत्म हो जाएगा और मेन क्रेन जो है
उस लोड को उठा के पोजीशन कर देगी। वर्टिकल बेड्स हो गए, कॉलम्स हो गए, हमारे पास एक्सचेंजर्स हो बहुत सारे उसमें, रिफाइनरीज के अंदर, गैस प्लांट के अंदर, पेट्रोकेमिकल्स के अंदर, ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े कॉलम्स जो होते हैं, रिएक्टर्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें उस तरह उसी ऑपरेशन के ज़रिए लगाई जाती हैं। छोटे लोड्स में भी, जिसमें मतलब कि वज़न ज़्यादा होता है, हम कह सकते हैं, जिसमें वाल्व, हैवी किस्म के वाल्व भी आ जाते हैं, तो वो ट्रेलर के ऊपर वर्टिकल रख के आए, हाँ। लेकिन उनको अपेंडिंग करके, सीधा करके, हॉरिजॉन्टल करके, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करके असम्बल करना होता है साइड के ऊपर, या इंस्टॉल करना होता है। तो ये डिफरेंट अपेंडिंग की एक मिसाल दी है आपको, बड़े बड़े टैंडम लिफ्टिंग में दो क्रेन एक टैंडम लिफ्टिंग क्यों की जाती है कि दो क्रेनों के जरिए, कि कोई लोड इतना हैवी आ गया, कोई एक क्रेन की कैपेसिटी नहीं बन रही, या लोड का साइज इतना बड़ा है कि एक क्रेन उसको हटाएगी तो लोड डैमेज हो सकता है, सही, उसकी शेप खराब हो सकती है, या लिफ्टिंग पॉइंट दूर है, तो फिर वो बहुत सारे उसमें चीजें आ जाती हैं, फैक्टर्स आएंगे मल्टीपल, काफी सारे फैक्टर जिनको कंसीडर करके बेसिक फैक्टर ये है कि वो एक क्रेन के बस की बात नहीं होती। जनरल बात कही जाए कि जी वो एक क्रेन के बस की बात नहीं होती, तो वो दो क्रेनों से हैंडल कर लिया जाता है। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आज की पॉडकास्ट का ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास जो बेल्ट होती हैं, वेब स्लिंग्स हैं, वेब स्लिंग्स की डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनकी लोड कैलकुलेशन, तो क्या प्रोसीजर क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यार इस वेब स्लिंग की कैपेसिटी कितनी है, तो उसके लिए क्या फार्मूला या क्या टेक्निक्स हमारे पास होती है? फार्मूला तो कोई नहीं है, क्योंकि फार्मूले पहले हुआ करते थे पुराने ज़माने में, जब रिगिंग की टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, कि तो जो पुराने बुजुर्ग रिगर्स थे या पुराने लोग जो थे, वो अपने बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उन्होंने अपने कुछ फार्मूले बनाए हुए थे जिनके थ्रू, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, मेटलर्जी इतनी एडवांस हो गई है कि सेम डाई की, मतलब पहले क्या होता था कि जी वो एक फार्मूला यूज़ करते थे, तो 1 इंच का जो वायर रोप है उसकी कैपेसिटी उतनी निकल आती थी, इंच के हिसाब से निकालते थे। लेकिन अब 1 इंच की ही वायर की कैपेसिटी, मटेरियल की डेंसिटी, मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ और वो सारा कुछ, केमिकल कंपोजिशन इंक्रीज हो गई, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई मटेरियल की, तो वो ही 1 इंच की कैपेसिटी अब पहले 8 टन थी तो 15-16 टन तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रक्शन ऑफ द वायर रोप क्या है। तो वो सब अब ऑब्सलीट हो गए पुराने फार्मूले। तो हम अब जो है, हम जो जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं वो फार्मूलेज नहीं, अब स्टैंडर्ड है। तो हमारे पास जो है कलर कोड है, हर पहली चीज़ जो होती है बेल्टों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका कलर होता है, जो दूर से नजर आ जाए, मतलब आप दूर से देख लेंगे 1 टन का बेल्ट यूज हो रहा है, 2 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, तो सबके कलर अलग रहेंगे। सबके कलर अलग होते हैं। सही है। अप टू 10 टन, 10 टन के बाद जो है सारे कलर ऑरेंज। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या हो गया कि हम कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूर से देखने में कलर से आइडेंटिफाई हो जाएगा। अदर देन कलर 4 चीजों से हम बेल्ट की कैपेसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। जो 3 जेनरिक है, एक ऑथेंटिक है। जो जेनरिक है उसमें पहला कलर हो गया, यानी कि 1 टन की बेल्ट है तो वो पर्पल कलर की होगी, ठीक है। उसके अंदर एक थ्रेड होगा ब्लैक कलर का, सेंटर में जो थ्रेड है, जो सेंटर थ्रेड होता है, हाँ ब्लैक कलर, जिसको हम मेन लोड बेयरिंग थ्रेड भी कह सकते हैं, जो भी एक थ्रेड होता है वो हो गया। उसके बाद उसकी चौड़ाई होती है, उसकी वेट जो है, बेल्ट की चौड़ाई, ठीक है। 1 टन की बेल्ट की चौड़ाई 1 इंच होती है, जो स्टैंडर्ड बेल्ट अच्छा, है। उसके बाद सबसे ऑथेंटिक तरीका जो है मैन्युफैक्चरर टैग होता है, टैग होना चाहिए जो उसके साथ लगा हुआ होता है बेल्ट के साथ, और साथ में जब बेल्ट नया आता है तो एक सर्टिफिकेट आता है जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी, कि जो मैन्युफैक्चरर है वो हमें बताता है कि ये फलां स्टैंडर्ड के ज़रिए हमने ये बेल्ट फॉलो करते हुए जो जो रिकमेंडेशन इन स्टैंडर्ड में दी गई है, वो स्टैंडर्ड वहाँ लिखा होता है बेल्ट के ऊपर, BSEN 14 इस तरह करके वो जो है वहाँ पे लिखा होता है। तो वो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हमने ये बेल्ट की कंस्ट्रक्शन की है, या फैब्रिकेशन की है, या बिल्ड किया है हमने। सही। अब आते हैं 2 टन के बेल्ट की तरफ, सेम कैटेगरी है, 2 इंच रहेगा, 2 इंच चौड़ाई होगी, ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर, दूर से विजिबल हो जाएगा, ठीक कि है। 2 टन का बेल्ट यूज हो रहा है। 2 थ्रेड होंगे ब्लैक कलर के उसके अंदर, सही हो गया, ठीक हो गया। और टैग रहेगा, ऑथेंटिक तरीका जो है। तो किसी भी चीज़ को, अगेन मैं दोबारा वही बात कह रहा हूँ कि टैग ही ऑथेंटिक तरीका है चेक करने, बाकी जेनेरिक तरीके हैं, बाकी जेनरिक अंडरस्टैंडेबल तरीके हैं कि अच्छा ठीक है जी 2 इंच की बेल्ट है तो 2 टन की होगी। 3 इंच की बेल्ट, फिर 3 इंच की बेल्ट 3 टन चौड़ी होती है, ठीक है। येलो कलर होता है, 3 थ्रेड्स होते हैं और टैग से पता लग जाता है
ये हमारी 3 टन तो की फिर बेल्ट 4 है। टन का कलर 4 टन की जो बेल्ट है वो 4 इंच चौड़ी होती है, सीमेंट ग्रे कलर होता है, 4 थ्रेड होते हैं ब्लैक कलर के उसके और अंदर, टैग रहेगा। और टैग। 5 टन की पिंक या रेड हो जाएगी। ओके, रेडिश रेडिश पिंक से पिंक। थोड़ा ज्यादा कलर, डार्क पिंक कह लें, शॉकिंग पिंक कह लें, डार्क पिंक कलर होगा। 5 थ्रेड होंगे उसके अंदर, 5 इंच चौड़ाई होगी और टैग होगा। 6 इंच की बेल्ट ब्राउन कलर की होती है, जिसमें 6 थ्रेड, 6 इंच चौड़ी और ब्राउन कलर हो गया। 3 ये निशानियां होगी, चौथी निशानी टैग। टैग से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कितने टन की बेल्ट है। तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से वही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है 8 टन की बेल्ट। 7 इंच। 7 टन की बेल्ट नहीं होती है। 7 की बेल्ट है। 7 टन की कोई कलर नहीं है उसका, कोई बेल्ट नहीं है, ओके, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होती, ये स्टैंडर्ड में ही नहीं है। स्टैंडर्ड में नहीं। 8 टन की 8 टन की बेल्ट जो होती है वो ब्लू कलर की होती है, 8 इंच ही चौड़ी होती है, यानी कि 200 mm। 8 इंच। 8 इंच चौड़ी होती है, ब्लू कलर, 8 थ्रेड होते हैं उसके अंदर, करीब करीब 8 सिलाइयाँ लगी होती हैं ब्लैक कलर की। और उसके बाद टैग से हमें पता लग जाता है कि 8 इंच। अब आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट लिफ्टिंग का, 10 टन या ऊपर। हाँ, 10 टन तो आपने कहा कलर डिफरेंट रहेंगे, तो ऊपर की बेल्ट में कैसे आइडेंटिफाई होगी कलर ऊपर से? की बेल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका है, उसका टैग ही देखना बेहतर है। जेनेरिक क्योंकि को उसका टैग रहेगा। अगर 20 टन की बेल्ट को 20 इंच चौड़ा कर देंगे तो वो इतनी चौड़ी हो जाएगी 2 फुट, तो वो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो उसकी चौड़ाई कम करने के लिए वो प्लाई का सिस्टम आ जाता है कि वो प्लाइयाँ ज़्यादा कर देते हैं, यानी कि लेयर बढ़ा देते हैं बेल्ट की, लेयर्स बढ़ा के कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं सिलाइयाँ लगा के। हाँ। तो वो फिर हमें कलर उसका ऑरेंज ही रहता है। 10 टन, 12 टन, 15 टन, 20 टन, 24, 25, 30, ये सारे जो आगे बेल्ट हैं, इवन के हजार टन तक के वेबिंग स्लिंग जो होते हैं, वेब राउंड स्लिंग्स, जो जिसको हम फाइबर स्लिंग भी कहते हैं, जो राउंड स्लिंग होते हैं, वो सारे ऑरेंज कलर में ही आपको मिलेंगे। सही। अभी जैसे आपने कैपेसिटी की बात की ना कि डबल करते हैं, तो हम बेल्ट की 100% कैपेसिटी किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं? कभी एंगल रहेगा, कभी बास्केट, तो उसमें क्या क्राइटेरिया चेंज आएगा? एज पर मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन, हर बेल्ट के ऊपर उसकी एक टैग लगा होता है और टैग में उसकी 3 बेसिक कंडीशंस में उसकी कैपेसिटी लिखी होती है हर बेल्ट के ऊपर। वर्टिकल हिच है जो कि आइडियल कंडीशन में, ये हमेशा सीधी याद रहेगी, रखें, आइडियल। आइडियल कंडीशन मतलब 100% परफेक्ट इन्वायरमेंट जो एज पर मैन्युफैक्चर रिक्वायरमेंट रिकमेंडेशन के टेस्ट हिसाब, क्राइटेरिया कह सकते हैं। टेस्ट क्राइटेरिया कह सकते हैं, उसमें अगर वर्टिकल हम उस रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए उठा रहे हैं तो वो 1 टन की बेल्ट 1 टन उठा सकती है। ठीक है। लेकिन फिजिकली ना तो हमारे पास वो इन्वायरमेंट होता है ऑन साइट, ना ही वो रिकमेंडेशन फॉलो होती है, और ना ही ये रिकमेंड किया जाता है कि उसको उसकी 100% कैपेसिटी पे यूज़ किया जाए। तो रिकमेंडेशन कितने परसेंट कैपेसिटी हम लोग यूटिलाइज करनी चाहिए? इसमें जो है वो 75% तक जो है सेफ बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। 75। एक तो हो गया हमारे पास वर्टिकल बेल्ट। अभी और क्या टाइप्स, कुछ एंगल में बेल्ट रहेगी, कैपेसिटी कम हो सकती है कितनी? इसमें एक तो बेसिक क्राइटेरिया हो गया वर्टिकल हिच, वर्टिकल एज। उसके बाद आ जाती है चोकर हिच, जिसमें बेल्ट को चोक किया जाता है, बेल्ट की एक आई के अंदर से दूसरी आई निकाली जाए डी शैकल के जरिए, ओके। तो वो चोक करता है। वो मुख्तलिफ किस्म के लोड होते हैं, कुछ ऐसे लोड होते हैं जो स्लिप होने का चांस होता है, या वो लूज होते हैं, उसको टाइट करके उठाना होता है, या लिफ्टिंग पॉइंट ही नहीं होता उसके अंदर, सही। हमें चोक करना पड़ता है, तो चोकर के जरिए उसको उठाया जाता है। तो वहाँ पे उसकी कैपेसिटी जो है उसका SWL 80% रह जाएगा ऑलरेडी, और 80% का 75% हमने लेना है, सेफ जोन। सेफ जोन में आना है। और क्या हमारे पास टाइप्स हो सकती ठीक हैं? है, उसके बाद में एक होगी बास्केट हिच, तो डबल। डबल जिसको हम यू टाइप भी कह यू सकते टाइप। हैं, यू टाइप, हाँ, ये एक बास्केट। क्राइटेरिया दिया गया है वेब स्लिंग के ऊपर, लेकिन इसमें आगे 2-3 क्राइटेरिया और भी बनते हैं, साइड बेस। साइड पे बनते हैं। एक तो होता है डबल रैक बास्केट, ओके। कुछ लोड ऐसे होते हैं कि उसको ऐसे रैप करके, एक बार यू की बजाय एक बार उसके ऊपर पूरा रैप करके वापस यू किया जाता है, एक क्राइटेरिया, एक सिनेरियो वो बन जाता है। एक होता है कि हमारा लोड ऐसा है कि बास्केट है सीधी आने की बजाय एंगल में हो जाती है, एंगल, हाँ। एंगुलर बास्केट हो जाती है, ये 3 बन जाते हैं, एक बिल्कुल यू टाइप बास्केट होगी, एक एंगुलर बास्केट होगी, एक डबल रैप बास्केट होगी। डबल रैप बास्केट में जो हो जाता है उसकी कैपेसिटी 1.4 रह जाती है, डिपेंडिंग अपॉन एंगल के, उसकी कैपेसिटी एंगल में क्या आ गया, कितने डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, इसी तरह जो एंगुलर बास्केट है हमारी दूसरी, जिसमें स्ट्रेट जा रही है लेकिन एंगुलर है,
तो वहाँ पे हम लोग उसकी कैपेसिटी एंगल देखेंगे, राइजर एंगल जो होते हैं, जो बेल्टें लोड से निकलने के बाद ऊपर जा रही हैं, उसका एंगल चेक करेंगे, उसका लोड से एंगल क्या बन रहा है उसका। लोड का एंगल क्या है, इंक्लूडेड एंगल कह सकते हैं उसको, जब एंगल टू वर्टिकल भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। 3 एंगल्स हैं उसमें, तो तीनों एंगल में हम जो भी है कोई एक एंगल कंसीडर करके रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लोड के साथ, वर्टिकल के साथ बेल्ट का एंगल क्या है, राइजर का, राइजर का। लोड के बाद जो बेल्ट जा रही हो, लोड से निकलने के बाद, उसमें 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो अगर 60 है तो 1.7 है, ठीक है, बोर्ड फैक्टर, और अगर 40 डिग्री 60 से नीचे है तो उसका बन जाएगा 1.4। तो इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस बेल्ट की कैपेसिटी हमें कितनी है। हाँ जी, ये एक सिनेरियो होगा। उसके बाद फिर हमारे बेल्ट को हम अगर सिंगल बेल्ट ही यूज़ कर रहे हैं, 2 लिफ्टिंग पॉइंट के साथ 2 बेल्ट वर्टिकल यूज़ करने हैं, लेकिन एक हुक में जाके वो दोनों एक एंगल बनेगा दोनों के दरमियान, तो वो एक सिनेरियो होगा। तो बेल्ट तो हम वर्टिकल ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक एडिशनल फोर्स इन्वॉल्व हो गई, टेंशन। टेंशन, हाँ, वो वर्टिकल नहीं रहे, अभी वो एंगल वर्टिकल पे आ नहीं रहे, गए। वो एंगल में आ गए, सेंटर से टेंशन आ गई। अब टेंशन जो है हम एंगल, राइजर एंगल अगेन चेक करेंगे कि वो एंगल कितने बेल्ट, उसमें इंक्लूडेड एंगल होगा या वर्टिकल हो जाएगा। अगर इंक्लूडेड लेना है तो हाफ लेंगे, क्योंकि वर्टिकल एंगल जो होता है हमेशा इंक्लूडेड का हाफ होता है। सही सही सही। तो इस तरह हम सब बेल्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम काज 45 के साथ या साइन को भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा एंगल, कौन सी साइड यूज़ कर रहे हैं, नीचे वाली कर रहे हैं, ऊपर वाली है, साइन काज टैन, वो सारा कुछ यूज़ करके हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के जरिए अपना एंगल मोड फैक्टर निकाल के अपना यूज़ कर सकते हैं, एंगल फैक्टर निकाल के हम कॉज के जरिए, अगर इंक्लूडेड एंगल यूज़ कर रहे हैं तो, या रिस्पेक्ट टू वर्टिकल कर रहे हैं तो काज लगा के हम अपने एंगल के साथ हम टेंशन निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच इहसान भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, आज की पॉडकास्ट के बाद मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं रिगिंग सुपरवाइजर काम कर सकता हूँ। अगर बात करें टेक्निकलिटीज़ की तो उसके लिए मुझे काफ़ी बैकग्राउंड चाहिए। एहसान साहब से हमारा इंट्रैक्शन कहाँ हुआ था, जब मैं साइड पे काम करता था, तो कुछ सुपरवाइजर ऐसे होते हैं जो सेफ्टी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तो तारीफ नहीं कर रहा, वन ऑफ द वन मेरे उस्ताद हैं। मुझे लिफ्टिंग के बारे में जितना भी नॉलेज एक्सपीरियंस है एहसान भाई की तरफ से है। तो आज की पॉडकास्ट के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई, विजन थोड़ा और वाइड हो गया लिफ्टिंग को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने वो तमाम क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इस पॉडकास्ट के बाद अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एहसान भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कभी फिर हमें टाइम देंगे तो हम एक और डिटेल, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छी पॉडकास्ट थी, लेकिन अगर कोई चीज़ मिस हो चुकी है तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे, उस पर हम दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। पॉडकास्ट के टाइम पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और इस पॉडकास्ट का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनके लिए इसमें बताई हुई इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह से फायदेमंद हो सकती है। एहसान भाई, एनी फाइनल कमेंट, जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से मैसेज यही है कि किसी भी फील्ड को चूज़ करने से पहले उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स को देखने की बजाय उसकी हार्डशिप्स को भी देखना चाहिए। आजकल रिगिंग का ट्रेंड ज़्यादा है मार्केट में, तो लोग फटाफट इसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन मैं डिस्करेज करता हूँ, बगैर नॉलेज के, बगैर एक्सपीरियंस के इस तरफ आना नहीं चाहिए। इस तरफ आने के लिए जो है हमें प्रॉपर थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू प्रैक्टिकल, जो भी हम ज़िंदगी में काम करके आए हैं, जिस फील्ड में हमने काम किया है उसी फील्ड को चूज़ करके आगे जाना चाहिए, ना कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स को देखते हुए इसमें आ जाना चाहिए। उससे काफ़ी सारा नुकसान होता है कि एक तो आपका नॉलेज जो है वो एक वक्ती तौर पे आप जो है अफेक्ट होते हैं, फैसिनेट होके आप उसकी तरफ भागते तो है, फैसिनेट होके, लेकिन आप प्रॉपरली नॉलेज गेन नहीं करते। मोटा मोटा ऊपर ऊपर से आपने किया, इन डेप्थ नॉलेज होता नहीं है, साइड के ऊपर एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा होता है। सो जो भी फील्ड चूज़ करनी है आपने, नॉट ओनली द रिगिंग लिफ्टिंग, किसी भी फील्ड में, तो उसके लिए आप अपना ज़हन बनाएं, ज़हन जब बना लें फिर उसके बाद उसका प्रॉपर नॉलेज गेन करें। और एक्सपीरियंस के बगैर नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, ये बात याद रखें। कोई भी आदमी अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके पास इल्म बहुत सारा जमा हो गया है, पढ़ ली किताब में, याद कर ली, तो वो इन्फॉर्मेशन है, कॉम्पिटेंसी नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा, वो इन्फॉर्मेशन है। एहसान भाई थैंक यू सो मच आपके टाइम देने का। व्यूअर्स, बहुत मिलते हैं एक शुक्रिया। नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।